हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 का, और यह पेपर 1 के लिए है। अब की बार सीटेट पार किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखना चाहिए। इससे जो है सिलेबस का 60 to 70% जो है भाग कवर हो जाता है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। सीडीपी जो है 30 क्वेश्चंस, ईवीएस 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का, और हिंदी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का, और मैथ जो है 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का। तो पहले हम लोग सीडीपी देखते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये 30 प्रश्न हैं और 30 नंबर के ही हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, यानी एक टीचर में जो है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक टीचर में जो है धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों को बैठने में किसी भी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें यह ठीक नहीं लगता है, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सा अवस्था है जिसमें जो है बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे, जिनका पूरा नाम है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है: संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध की क्षमता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मन का मानचित्रण संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का जो मानचित्रण का अर्थ जो होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए, प्लान बना लेना चाहिए किस तरह से उस कार्य को हमको करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। क्षमता के अनुरूप जो है विभिन्न शिक्षण पद्धतियों, टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चों को जो है अवसर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि उसके अंदर जो क्वालिटी है वे सामने आ सकें।
प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का पोषण करता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं इससे ऊपर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर होता है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 वर्ष के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि? तो सीखना कब समृद्ध हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सीखना समृद्ध हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी यानी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? तो ये जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि शैक्षिक संस्थान में ही हम किसी भी चीज़ को लर्न करें, और बाकी सभी ऑप्शन सही है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सही है। सीखना जो है लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी सही है। अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी भी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थियों को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी तो क्या कर सकता है? ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी यानी ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी जिससे सुन सके के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबद्ध नहीं है। बाकी सभी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है, जैसे संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ये जो है शारीरिक आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण या वातावरण। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जो है इसके द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, किसको? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को जो है एक अभिप्रेरित यानी मोटिवेटेड शिक्षण का संकेत माना जाता है। अगर कोई बच्चा स्वयं जो है अपने टीचर से क्लास में प्रश्न पूछता है
तो या अपने समस्या के बारे में बताता है स्वयं से, तो वो जो है मोटिवेटेड बालक माना जाएगा और वो जो है सीखने के लिए उत्सुक होता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है, यानी मोटिवेटेड रहेगा तो वो काम करने में अपने ढंग से अपने मन से कर सकता है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभव तथा विशेषकर रुचियों के प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। रटने की क्षमता जो रखता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि रटने वाला बालक जो है बुद्धिमान हो, बाकी सभी जो है लक्षण सही है बुद्धिमान बच्चे की है। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करने की क्षमता रखता है, ये सही है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, अमूर्त रूप से सोचता है, कॉन्क्रीट फॉर्म में जो सोचता है, वह जो है बालक बुद्धिमान हो सकता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित यानी एडजस्ट कर लेता है, तो वो जो है बुद्धिमान बच्चा है। और रटने की क्षमता जिसमें है और जल्दी रट करके याद कर लेता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान बालक हो, रट करके तो तुरंत भूल ही जाते हैं बच्चे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है, किसको जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पियाजे। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है और घर में उसकी मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए वह ज़्यादा बात करती है। विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है लेकिन घर में नहीं, तो क्योंकि उसके बात को जो है वैल्यू ज़्यादा मिलता है स्कूल में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उनकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सी है, 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है। एक शिक्षक को जो है अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी के अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, यानी इंटरेस्ट जगाती है बच्चों में। अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन। शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है, अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पे आधारित है? इसका सही आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद करने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसीलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। 21 नंबर क्वेश्चन है,
एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सीखने का सादृश्यता नियम से। सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण यानी याद करता है, जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो कौन सा चीज़ है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ झगड़ना। कोई भी प्रतिभाशाली बालक जो है दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करता है। अभिव्यक्ति में नवीनता ये हो सकता है, जो प्रतिभाशाली बालक है अभिव्यक्ति में नवीनता होता है, यानी अभिव्यक्त करता है, कोई भी बात शेयर करता है दूसरे तक तो अपने ढंग से कर लेता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, सृजनात्मक विचार, तो क्रिएटिव थिंकिंग जो है कर लेता है। तो ये सभी तीनों सही है, ए ऑप्शन जो है नहीं है, यानी प्रतिभाशाली बालक के लिए ऑप्शन ए सही नहीं है। प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, न कि दूसरों के साथ झगड़ा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे कराई जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 के अनुसार, यानी NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। NCF में जो है समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों यानी सामान्य एवं विशेष प्रकार के बालकों को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग में लाना चाहिए। तो आकलन यानी असेसमेंट जो है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया जो है यह जो है पठन विकार है, यानी पढ़ने से संबंधित जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं बालक में, यानी डी को बी पढ़ेगा, डी को बी पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा और डब्ल्यू को एम पढ़ेगा, एम को डब्ल्यू पढ़ेगा। इस तरह से जो है पी को क्यू पढ़ेगा, क्यू को पी पढ़ेगा। तो ये जो है डिस्लेक्सिया होता है। डिस्लेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इन्हेंस करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत भी बच्चा कर दे तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम सीख जाओगे, तुम अच्छा करो, मेहनत करो, तुम सीख जाओगे, ज़रूर सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया तो उसको डांट करके होपलेस कर देंगे और हतोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि वो बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने जो है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को दिया था। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मन के वैज्ञानिक गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी किशोरावस्था में, एडल्सेंस में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है जो CDP का लास्ट क्वेश्चन है,
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो इसका जो सही आंसर है किसके द्वारा की गई? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे द्वारा की गई। संवेदीगामक काल जो है यानी संवेदीगामक अवस्था, ये जो है 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए। पूर्व संक्रियात्मक काल जो है यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 12 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 से 18 वर्ष यानी 12 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब जो है यहाँ से मैथ के 30 प्रश्न 30 नंबर के स्टार्ट होते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? तो इसको देखते हैं हम लोग। ये जो है तो ये 3 + 4 7 होगा, और 1 + 6 ये भी 7 होगा, और 2 + 5 ये भी 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। मैं टेलीग्राम में इसका PDF भेज दूंगा, आप लोग इसे देख लेंगे। और मैथ का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो ये किस में शामिल है सवाल हल करना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी क्रियाकलाप आधारित उपागम। गणित हल करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्रियाकलाप पर आधारित उपागम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। तो इसका जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सी पहले होगा, उसके बाद ए डी बी। सी मतलब 2D आकृति आकारों को छांटना, यानी 2 डायमेंशनल आकार जो है उसको छांटना पहला होगा। उसके बाद ए होगा 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। सी के बाद ए होगा, उसके बाद डी होगा यानी विभिन्न 2 डायमेंशनल आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। और लास्ट में जो है बी होगा यानी 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो क्या है इसका उद्देश्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों ने जिस भी प्रकार से प्रश्नों को समझा है उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा, अर्थात बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी क्या कमी रह गई उसे पता करना। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, यानी मैं जोड़ूं या घटाऊं, मैं गुना करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर शिक्षार्थी यह नहीं समझ पाता कि उसमें जोड़ करना है या घटाना है या गुना या भाग, अर्थात शिक्षार्थी संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। तो ये जो है सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर एक दिया हुआ है और एक 6 सेंटीमीटर। भुजा जो है निकालने के लिए 1/2 √D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर, यानी पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण के होल स्क्वायर करेंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये जो है आ जाएगा आपका, इसका जो है 5 आ जाएगा, भुजा 5 आ जाएगा। परिमाप निकालना होगा तो 4 गुने भुजा कर देंगे तो 4 × 5 = 20 आ जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, PDF में भेज दूंगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। किससे शुरुआत करता है शिक्षक? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना सिखा सकता है एक टीचर। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को जो वस्तु दैनिक जीवन में सामान्यतः देखी जाती है वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे हथेली, पेंसिल, पत्ते, नोटबुक और विभिन्न वस्तुएं। और बच्चों को जो है कोई भी चीज़ सिखाना है तो दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, उससे जोड़ करके ही समझाना चाहिए ताकि वे आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है। NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ये जो है NCF के सिद्धांत के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका नहीं है। उसको समझना चाहिए, न कि सिर्फ सूत्र याद करके उसे सॉल्व कर लेने से। अगर सूत्र स्टूडेंट भूल जाता है तो फिर क्वेश्चन को भी हल नहीं कर सकता है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। पाठ्य पुस्तक से प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। एक शिक्षक कक्षा में आयत पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? तो ये जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है सही निरूपण नहीं है, यानी 1/8 नहीं हो पाएगा। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। 407928 को पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा? इसका सही आंसर है 4,07,928। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। माप की अवधारणा विकसित करने के लिए अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। तो इसका जो सही क्रम है 41 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पहले सी होगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए और डी। यानी इसका जो है आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए कार्य का क्रम निम्न होगा। स्टेप 1 में होगा शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। और चौथा जो है शिक्षार्थी मीटरी यानी मीट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए, 4 + 4 3, तो 4 + 5 + 6, और 5 + 4 को 5 + 6 + 7 + 8, तो इस तरह से जो है इसका बनेगा। तो इसका जो है दिए गए ऑपरेटर द्वारा जो प्रदर्शित किया जा रहा है वह इस प्रकार की, ऑपरेटर के पहले जो अंक दिया गया है बराबर के दूसरी तरफ उसी अंक से शुरू करना है, और जो ऑपरेटर के बाद अंक लिखा है उसका अर्थ है कि बराबर के दूसरी तरफ उस संख्या के आगे उतनी क्रमागत संख्या लिखनी है। यानी n ऑपरेटर 8 है तो n + 1 + n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 6 n + 7, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो n को एक साथ जोड़ देंगे तो n + 8 = जो है n ऑपरेटर 8 = n जोड़ेंगे 8 बार तो 8n हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। तो n ऑपरेटर 8 = 8n + 28 होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती है और कुछ फिसलती है सहायता करो। स्रोत जो है गणित के जादू 2 NCERT से है। NCERT की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि तो
कौन सी चीज़ सहायता करते हैं समझने में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो वस्तुएं पर्यावरण में पाई जाती है और लुढ़कती या फिसलती है उन्हीं को एनसीईआरटी ने जादू का शीर्षक देकर कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, तो क्या ज़रूरी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए गणित के सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो आम का भार जो है सेब के भार से कितना अधिक है? तो इसको हम लोग करेंगे 2 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 2000 ग्राम हो जाएगा और 600 ग्राम को ऐड करेंगे तो 2600 ग्राम आम का भार हो गया। और सेब का भार उसी तरह से जो है 1 केजी में 1000 ग्राम हुआ और 450 ग्राम को ऐड करके तो ये 1450 ग्राम हो गया। 2600 में से 1450 ग्राम को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 1150 ग्राम हुआ। इसको जो है इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 किलोग्राम 150 ग्राम, यानी 1150 ग्राम आएगा। तो इसको जो है 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम कर देंगे और बाकी 150 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। तो किस लिए किया गया है ऐसा परिवर्तन? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी दैनिक जीवन से जुड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। बच्चों को जो है डेली लाइफ से जोड़ करके किसी भी चीज़ को आसानी से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपण करता है? तो ये जो है दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अर्थात समय जो है बढ़ते जा रहा है इधर और दाम जो है ऊपर की तरफ चलते जा रहा है। तो ये जो है किसी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ते जा रहा है तो ये जो है ग्राफ सही है, और ये जो है समय के साथ घटते जा रहा है तो ये होता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी चूँकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि, तो यह जो क्या बताता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। रोहित ने जिस प्रकार से भिन्नों में बड़ा छोटा ज्ञात करता है वह तरीका गलत है, जिससे यह पता चलता है कि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं से भिन्न भागों को पहचान कराने से शुरुआत करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। तो चरण 1, चरण 2, चरण 3 ये दिया गया है, और यह क्वेश्चन जो है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के माध्यम से भी बन सकता है, तो इसका आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। एक आयत की लंबाई एल और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, यानी चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? तो आयत की लंबाई एल है और चौड़ाई जो है उसकी आधी है, लंबाई जितना है उसका आधा जो है चौड़ाई है। तो आयत की नई लंबाई क्या होगी, यानी दुगना कर देना है इसको, तो 2l हो जाएगा। नेक्स्ट है देखते हैं, तो परिमाप जो है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, तो 2 × 2l + l/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और ये 2 2 फिर कट जाएगा तो l बचेगा, 4l + l तो 5l आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो 51 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
षड्भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक बिंदु पर मिलाते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षड्भुजाकार आधार होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 9000। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है। ये पिक्टोरियल क्वेश्चन है। एक इकाई है 3/4, तो 1/1/2 क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये जो है सॉल्यूशन करने में ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता है और ये स्क्रीन रिकॉर्डर द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लेंगे और ऐसे मैं PDF भेज ही दूँगा। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। संख्या 49532 का सन्निकट 1000वां मान होगा, तो 49,532 का सन्निकट 1000वां मान कितना होगा? तो ये जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो सन्निकट मान होगा ये 50,000 होगा, क्योंकि इसके पास दूसरा सन्निकट मान 49,000 है जो कि 49,532 से काफ़ी दूर है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इसको देखते हैं हम लोग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। डी जो है 2 × 2 करेंगे 4 होगा, 4 का होल स्क्वायर 4 × 4 करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 2 × 2 अंदर छोटा ब्रैकेट में जो हल करेंगे तो 2 × 2 = 4 होगा, 4 का फिर होल स्क्वायर करेंगे 4 × 4, तो ये जो आएगा 4 × 4 = 16, 16 का फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 16, तो ये जो आ जाएगा 256 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, बाकी सभी न्यूनतम है, यानी सबसे महत्तम यानी बड़ी संख्या ये बनेगा हल करने के बाद। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। स्टेशन दिया है बस नंबर 1, बस 2, बस 3, नई दिल्ली निगमन और 19-15 में जो है बस 1 चलती है। तो इस तरह से तालिका वाला प्रश्न है, इसमें भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। बस 3 जो है कम समय लेती है इसमें, इसको आप लोग गौर से देख लेंगे वीडियो को पॉज करके, और PDF में भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई, यानी 1/2 + 1/3 = 2/5। तो इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लघुत्तम समापवर्तीय यानी लसह LCM की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करना चाहिए। 1/2 + 1/3 = 2/5 ना होकर 5/6 होगा। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य यानी रिमेडियल टीचिंग के रूप में जो है पहले LCM की अवधारणा LCM की कॉन्सेप्ट को समझाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा में गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो बच्चों के साथ जो है चर्चा करनी चाहिए। वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों तक पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। 60 नंबर क्वेश्चन है जो मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्यों ऐतिहासिक स्थल का टीचर जो है सहयोग लेगा। तो आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है। इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ाता है, इसलिए ये करना चाहिए, यानी टीचर को जो है ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराना चाहिए बच्चों को।
आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बनाने का यह तात्पर्य है कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है। इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है भाग 3। यहाँ से जो है पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल स्टडीज EVS के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 30 मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 61 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अर्थात दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। यानी जब बच्चे को हम लोग होमवर्क देते हैं तो बच्चों को क्या मदद मिलता है? तो उसे खोजने की क्षमता विकसित होती है, अपना विचार व्यक्त करता है, निर्माण करता है और कुछ प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी है तो अपना जो है उच्चारित करता है, उसे जो है अवसर मिलता है एक तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। 62 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन की सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। उच्च कक्षा में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करके अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किए जा सकते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं तो वह उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। अतः इससे बच्चे में स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में उसे तेज़ खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार की जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने या जलाने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर यह लगातार प्रयोग किया जाए तो यह हमारी श्वसन नली में जम जाता है, जिससे अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से उसकी श्वसन नली में भी काला धुआं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जम गया होगा। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो इसका जो सही आंसर है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से 2 ढेरियां में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक की खिलौने। तो रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। किस आधार पे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। रानी अपने घर का कूड़ा 2 ढेरियों में इसलिए अलग करती है जिससे वह अपघटित होने वाले कूड़े को पहले वाली ढेरी तथा अपघटित न होने वाले कूड़े को दूसरी ढेरी में अलग कर सके। क्योंकि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां अपघटित हो सकता है, लेकिन जैम की बोतल, सॉस की बोतल आदि अपघटित नहीं होंगे। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद अगर शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं तो पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो इसका जो सही आंसर है
चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना चाहिए। ये हो सकता है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, तो ये भी हो सकता है। तो सी ये है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो वह बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, किस तरह से? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मोटापा और एनीमिया। यानी मीरा को जो है मोटापा होगा और दिव्या को एनीमिया। मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा, और दिव्या के आयरन की कमी वाली चीज़ें, लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नमकीन जिस पानी में हम लोग नमक घोल देते हैं उसका घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा रहता है, इसलिए जो है नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन वाला पानी में जो है तैरने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि तो इसका जो सही आंसर है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जब पाया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि ये मलेरिया हो गया है। रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो मलेरिया होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना, तो इसका जो सही आंसर है 73 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन्स जो हैं तत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है, उन्हें तो चिकना और साफ बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोंपड़ी के फर्श और दीवारों के लिए को इसलिए लिपा जाता है ताकि वह साफ और चिकना रहे तथा कीड़े मकोड़े भी न दिखाई दे, यानी कीड़े मकोड़े जो है न आए। कीड़ों को दूर रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है, तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी थ्रेशिंग।
किसानों द्वारा भूसे को थ्रेशिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। ये मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ये गलत है, बाकी जो है सभी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने के लिए जो है जो उद्देश्य हैं ये हैं, यानी ए भी है, बी भी है, सी भी है, यानी सृजनात्मक चिंतन में योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये है सही। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ये भी सही है। बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ इसलिए दी जाती हैं ताकि विद्यार्थी ने जो पाठ पढ़ा है बाद में उस पाठ को पहेलियों के द्वारा अवलोकन कर सके, इसलिए नहीं होता कि वह विद्यार्थी भ्रमित हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श यानी विचार विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। मानचित्र को पढ़ने के लिए सामान्यतः विद्यार्थी दिशा, स्थान तथा दूरी का ज्ञान होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आमाशय के अंदर भोजन को मंथन होता रहता है, जिससे कि उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है। पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर कशेरुकी एकाइनोडर्मेटा वंशीय जंतु, कीट, आद्यमध्यांत और मोलस्क सहित फैला हुआ भाग है जो पाचन नली का प्रमुख अंग है। अतः आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में एक रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का तात्पर्य है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ये जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। बाकी ए, बी, सी सही है, यानी जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना। दूसरा है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। बगुला यानी इग्रेट जो है एक परजीवी है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को अपना भोजन बनाता है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है और भैंस को जो है उस कीट से छुटकारा भी मिल जाता है और इग्रेट यानी बगुला को जो है अपना पोषण भी हो जाता है, भोजन भी हो जाता है। तो ये सहजीवी का संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना तथा बाहरी दुनिया के सामाजिक ज्ञान का जोड़ना है। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं।
वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु क्वथन केवल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितना % है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50%। O एवं A समूह की शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50% होने की आशंका है। 89 नंबर क्वेश्चन है, टूटता तारा उल्का है, तो यह क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उल्काब, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती ही आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन भाग 4 का है और हिंदी स्टार्ट होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारण की सही पहचान पर ही निर्भर करती है। यानी उपचारात्मक शिक्षण जब हम कर रहे हैं, रिमाइडियल टीचिंग कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट को जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले हमको ये समझना होगा, टीचर को ये समझना होगा कि बालक को कौन सी चीज़ नहीं आती है, क्या समस्या है। तो समस्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसको हम लोग समस्या का हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है तो क्या चीज़ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साधन है, सोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, कहानी सुनाने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं, इससे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तेज होती है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपने अनुभवों को लिखना। अपने अनुभव को स्वयं से जब लिखते हैं तो ये जो है लेखन कौशल को यानी राइटिंग स्किल्स को जो है इससे जो है इवेल्युएट हो जाता है, यानी मूल्यांकन हो जाता है। ये सबसे बेहतर तरीका है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है तो क्या महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है तो क्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यह कथन भाषा सिद्धांतों के प्रतिकूल है, माने उल्टा है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो इसका सही आंसर है बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक अवसर देना। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, याद कराना, रटाना, ये सभी जो है नेगेटिव में आते हैं। बाकी ए सी डी सही ऑप्शन है। स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये सभी सही है। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है।
जबकि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार ही दिया जाना उचित है, अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो अभिव्यक्त करने का जो कौशल है कौन कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बोलना लिखना। बोल करके हम दूसरी तक अपनी बात को शेयर करते हैं, लिख करके भी करते हैं। भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल जो है बोलना और लिखना है, यानी स्पीकिंग और राइटिंग। 103, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो पहला ऑप्शन है इसका, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, ये भी सही है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास में भाषा सीखने में सहायक होता है, ये गलत है। तो हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। डी देख लेते हैं, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, ये भी सही है। यानी टिक्का टिप्पणी करेंगे, अगर बच्चा कुछ बोल रहा है और फिर उसको टोक देंगे बीच में, तो उसका जो है रुचि ख़त्म हो जाएगा, और अगर डांट देते हैं तो फिर वो पूछना ही बंद कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी का जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। दिए गए चारों विकल्पों में भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना परस्पर अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। अब जो है 106 नंबर क्वेश्चन से 111, कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में उचित विकल्प चुनिए। तो ये कविता आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसमें दिए गए प्रश्न का उत्तर मैं डायरेक्ट बताता हूँ जल्दी जल्दी। वीडियो तो लंबा हो ही जा रहा है, लेकिन आप लोग इसको पूरी तरह से अवश्य देखेंगे, क्योंकि जब कम्प्लीटली वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्यों देखना ज़रूरी है। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है बेखबर होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पतन की राह पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है 110, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है जागृति। नेक्स्ट है 112 से लेकर 120, गद्यांश को पढ़कर अब जो है ये क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो ये जो है एक गद्यांश है पैसेज फॉर्म में, इसे पढ़ लीजिएगा, और इसके नीचे जो है जो भी प्रश्न है इसका आंसर लिखना है। तो मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होती है, इबादत में भी और डायरी में भी जो है सच्चाई होती है, जो भी बात सच्चाई होता है वही लिखते हैं। नेक्स्ट है 115, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका सही आंसर है इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, प्रतिदिन
शब्द में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अवयवी भाव। नेक्स्ट है 118, पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया यानी कितना समझा, कितना ग्रहण किया। 119 है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है तद्भव, इसका जो है कार्य का तद्भव जो है काम होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है 120 नंबर, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा तो वैचारिक बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मित्रों, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 का आज हम लोगों ने मैथ, हिंदी, ईवीएस और सीडीपी कंप्लीट किया, और इंग्लिश का जो है एक स्पेशल वीडियो बनेगा प्रीवियस ईयर के लिए। तो आज हम लोग 120 नंबर क्वेश्चंस यानी 120 प्रश्न किए, और इंग्लिश इसमें शेष रह जा रहा है बाकी, तो इंग्लिश के लिए स्पेशल वीडियो बनेगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।